आज से आपकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। चलिए, देखिए विकास, देखिए सीडीपी, फिर हिंदी, फिर पर्यावरण, फिर उसके बाद है आपका मैथ, मैथ के बाद एक सब्जेक्ट संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है। एक सब्जेक्ट रहेगा टेट का, यही है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीडीपी, सीडीपी सॉल्व करेंगे हम लोग। पेपर मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, बताइए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन कौन सा है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? कौन सा ऑप्शन है? विकास में वृद्धि, ऑप्शन सी, वजन में वृद्धि है, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वजन में वृद्धि होता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है। क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है वृद्धि, ठीक है। इसलिए वृद्धि क्या है? वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, आप लोग ये जानते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास, बताइए। मानव विकास डैश डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक है, बताइए। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापी, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मानव विकास क्या है? ऑप्शन डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अब देखिए दोनों कैसे है, अभी आपने देखा कि मात्रात्मक है, अब दोनों कैसे देखिए। मानव का विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक इकाई में क्या होता है? मात्रात्मक में लंबाई, ठीक है, भार, ये सब विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आज शामिल होता है किसमें? मात्रात्मक में, ठीक है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों का आकार बढ़ना, ठीक है, ये सब हो गया। और जबकि गुणात्मक में क्या है? योग्यता, गुणात्मक में क्या है? योग्यता है, ठीक है, क्षमता है, आवृत्ति है, बुद्धि है, ठीक है, व्यक्तित्व है, रुचि है, चिंतन है। चिंतन किसमें होता है? गुणात्मक में होगा। बुद्धि किसमें है? गुणात्मक में है, ठीक है। इसलिए मानव विकास क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, रिप्लाई कीजिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी गुड, रिप्लाई करते रहिए, आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एक प्रकार से अपना टेस्ट भी देते रहिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखिए पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है, ऑप्शन डी सही ये सभी। गर्भ धारण के समय भ्रूण बनने से लेकर, भ्रूण बनने से लेकर, ठीक है, मतलब भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक और जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, अभिवृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम, ये सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम भी प्रभावित करती है, आहार भी, स्वास्थ्य भी, पर्यावरण भी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मानव विकास का प्रारंभ होता है, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा सही है? मानव विकास का प्रारंभ कहां से होता है? ऑप्शन है गर्भावस्था से है। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत कहा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है, ठीक है। गर्भाधान से ही शुरू होकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है? विकास, मानव विकास, ठीक है।
वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? बताइए, कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, मॉडल पेपर आपको एग्जाम तक बहुत सारे मॉडल पेपर करा देंगे। वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। जितने लोग ऑप्शन बी बताए हैं सभी का सही है, सभी का सही है ऑप्शन बी। किसके अनुसार है? स्टैनले हाल के अनुसार। स्टैनले हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। किसके अनुसार? स्टैनले हाल के अनुसार। ठीक है, जबकि किलपैट्रिक का कथन क्या है? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसका है? किलपैट्रिक का। और ये किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है किसका है? स्टैनले हाल का। तो कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? खेल के माध्यम से ऑप्शन है सी, संवेगात्मक विकास है। खेल के माध्यम से बालक का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों क्षेत्रों में विकास होता है। यदि वह खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह कौन सा विकास होगा? संवेगात्मक विकास। ठीक है, जबकि सहयोग, सौहार्द, आदर की भावना, सहयोग, सौहार्द, आदर की भावना किससे विकसित होती है? यह भी विकसित होती है, तो यह कौन सा विकास होता है? सामाजिक। ठीक है, अच्छा बच्चा किसी का सहयोग कर रहा है, ठीक है, सौहार्द पूर्वक रह रहा, तो ये सामाजिक विकास है। ये कौन सा विकास? सामाजिक विकास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाल विकास में देखिए, बाल विकास में क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? कहां से कहां तक, कैसे, कौन सा ऑप्शन सही? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, उसके बाद रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, वेरी गुड। ऑप्शन सी सही, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी, जितने लोग ऑप्शन सी बताए हैं सभी का सही है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल विकास में, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। ठीक है, बालक की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ये सब हैं। ठीक है, चलिए मस्तकाधमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? बताइए, मस्तकाधमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन, किसका अंग है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, विकास का ही अंग है। ठीक है, मस्तकाधमुखी के अनुसार क्या है? विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। ये किसका है? मस्तकाधमुखी का है। सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है विकास की क्रिया। ठीक है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और निकट से दूर का अर्थ क्या है? विकास की गति जो है केंद्र से दूरवर्ती होती है। ठीक है, केंद्र से दूर के भागों की ओर चलती है। ये क्या है? निकट से दूर। ठीक है, ये दो आप लोग समझ गए, विकास मस्तकाधमुखी और निकट से दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ये, या ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, या कौन सा? ए बी सी डी में आप लोग चारों पढ़ के बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? आप लोगों ने अभी सी टेट दिया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है वही चीज। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी, अंडाणु,
शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, गर्भधारण क्रिया के दौरान सर्वप्रथम क्या बनता है? अंडाणु। अंडाणु और एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से क्या बनता है? युग्मनज। इनके मिलने से युग्मनज बनता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्या जो है, यह क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना है, बताइए। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, कौन सी? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी स्थिर। ठीक है, वंशानुक्रम तथा आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने किससे प्राप्त होते हैं? माता पिता से। ठीक है, पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, वातावरण जो है सामाजिक संरचना का गत्यात्मक है, लेकिन आनुवंशिकता क्या है? स्थिर है। अब वातावरण, अब यहाँ वातावरण होता तो क्या होता? क्या होता? गत्यात्मक। ठीक है, वातावरण होता तो यहाँ ऑप्शन ही होता। ठीक है, आप लोग जानते रहिए, वातावरण गत्यात्मक है और आनुवंशिकता स्थिर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? रिप्लाई कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए परिवार। वेरी गुड, प्रमुख कारक क्या है? परिवार है, क्योंकि बालक सबसे पहले क्या होता है? परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि को सीखता है। ठीक है, परिवार प्रमुख कारक। कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बताइए, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करना है, कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, संज्ञानात्मक विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बालक का ज्यादातर संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण से ही होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभागार, घर, परिवार आदि जगहों पर बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, नैतिक विकास, कौशलात्मक विकास, ठीक है, सामाजिक, नैतिक, कौशलात्मक, ये तीनों विकास होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, किसने दिया है? कौन सा ऑप्शन सही है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया? जेडपीडी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी वाइगोत्स्की द्वारा। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव को लाता है। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? डार्विन, स्किनर, ड्यूई, एरिक्सन। किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, किसके द्वारा? जॉन ड्यूई ने प्रगतिशील शैक्षिक विचारों को प्रचारित करके जिसके केंद्र में क्या रखा? बालक को रखा। ठीक है, बालक को रखा, प्रगतिशील शैक्षिक विचार। ठीक है, इनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षण प्रक्रिया के लिए। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया बालक के लिए, न कि बालक जो है शिक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका? रिप्लाई कीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? रिप्लाई करते रहे आप लोग। कुठारी आयोग का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। किसका परिणाम था? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ठीक है,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कार्यकाल में लाया गया था। इसी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का अभियान चलाया गया। ठीक है, इसमें क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या है, क्या है, 2 शिक्षक जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट आदि शिक्षा सामग्री रहनी चाहिए। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य वह कौन सा बालक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चे की बुद्धिलब्धि, ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। ठीक है, टर्मन के अनुसार, टर्मन कब दिए थे, अपना ये 1916। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916, 90 से 110 कौन से बालक हैं, सामान्य बुद्धि के बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, बताइए। रिप्लाई कीजिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, कौन सा ऑप्शन सही है। बहुविमात्मक इसका मतलब बहुबुद्धि, ऑप्शन कौन सा है, गार्डनर, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, कब दिया, 1983 में। ठीक है, 1983 में। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुत प्रकार से होता है, बहुप्रकारी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन प्रथम कक्षा घर। ठीक है, घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। बच्चे घर के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करते हैं, उसे बोलने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग पापा, पा, मम्मी, धीरे धीरे ये सब बोलते रहते हैं, मामा, ये सब बोलते हैं घर से। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ हमारा सीडीपी कंप्लीट होता है। ठीक है, सीडीपी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हिंदी की तरफ। ठीक है, हिंदी की तरफ आते हैं। रिप्लाई कीजिए, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान कौन सा ऑप्शन सही है, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ या कंठोष्ठ, ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी सही है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किसमें संबंधित है, बताइए। महाप्राण ध्वनियां बताइए, वर्ग का कौन कौन सा महाप्राण है, ऑप्शन कौन सा सही है, महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग के, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। और अल्प प्राण कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन से हैं, अल्प प्राण है। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिन संज्ञाओं से क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाले विशेषण क्या होगा, बताइए। धर्म से बनने वाला विशेषण कौन सा है, धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर या अधर्म, कौन सा है विशेषण धर्म से बनने वाला, ऑप्शन बी धार्मिक। ठीक है, धार्मिक जो है धर्म से बनने वाला विशेषण। अगला क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया समुचित उदाहरण है, बताइए। मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक। जोर से हंसी, मीरा क्या हंसी,
कोई आंसर नहीं। मीरा किसे हंसी, कोई आंसर नहीं। क्या है ये? ऑप्शन ए अकर्मक है। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग कौन सा है? धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी संध्या। ठीक है, ये सारे पुलिंग है, ये तीनों पुलिंग है और संध्या जो है स्त्रीलिंग। चलिए, बच्चा गया, बच्चा गया, यह वाक्य प्रयुक्त काल पहचाने। बताइए किस काल का है? बच्चा गया जो है किस काल का है? रिप्लाई कीजिए। जिसके पास नोटिफिकेशन न जाए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। बच्चा गया, लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए, फास्ट रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी सही है, सामान्य भूतकाल। बच्चा गया में सामान्य भूतकाल है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल ही है। ठीक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। बताइए क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है? आप अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। ऑप्शन कौन सा सही? क्रिया का आधार ऑप्शन सी अधिकरण कारक। ठीक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। जबकि जहां किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष और पत्ते का अलगाव हो रहा है तो यहाँ अपादान कारक है। ठीक है, जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहां कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। ठीक, और जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती है वहां पर कौन सा? संप्रदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्जवल, करण, कंटक। बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए कोयल। कोयल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल। इसका तत्सम कोकिल होता है। ठीक है, जबकि आश्चर्य ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? अचरज। अचरज ये तद्भव है और ये तत्सम है। उज्जवल, उज्जवल का तद्भव क्या होगा? उजाला। ठीक है, ये उजाला। कंटक, कंटक का तद्भव क्या होगा? कांटा। ये सब तत्सम है, ये तीनों तत्सम है, इनका तद्भव ये सब है और ये तत्सम, ये तद्भव है और इनका तत्सम ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा है? संग्राम में उपसर्ग, संग्राम का पहले संधि विच्छेद कीजिए, समधन ग्राम। ठीक है, उपसर्ग क्या हो गया? सम। ऑप्शन कौन सही है? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किल्विस का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विस, किल्विस का समानार्थी शब्द चुनिए। कौन सा ऑप्शन सही है? किल्विस, किल्विस का समानार्थी क्या होता है? पाप। ऑप्शन सी किल्विस का समानार्थी पाप होता है। ठीक है, अन्य इसके समानार्थी कौन कौन से हैं? जैसे दोष है, ठीक है, दोष, अपराध, ठीक है, अपराध हो गया, कपट हो गया। ठीक है, ये सब पाप, किल्विस ये सब समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, मोर का पर्यायवाची शब्द, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है ए कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलापी है। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मयूर है और शिखंडी है। ठीक है, शिखंडी है और है केकी। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ भी है, सारंग है, सारंग, सारंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अत्युक्त, अत्युक्त शब्द में संधि है, बताइए अत्युक्त में कौन सी संधि है? अत्युक्त का पहले संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? अति धन युक्ति, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। ई और उ क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, यण संधि। ठीक है, अति धन उक्ति अत्युक्ति यण संधि। ठीक है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, दुर्जन का संधि विच्छेद आप लोग रिप्लाई करते रहिए। कौन सा ऑप्शन सही? दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, दुधन जना, दुधन जना, दुर्जन। ठीक है, दुर्जन का दुधन जना। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्यों? दो, ये देखिए, ये जो है विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग संधि है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन का समासिक विग्रह कीजिए, प्रति धन दिन। ठीक है, ये प्रतिदिन। अब देखिए, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। क्यों? जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो दिन ये मूल शब्द है, इसमें क्या है? प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है, प्रति उपसर्ग है, तो जिसमें पहला पद जो हो अव्यय हो या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे आजन्म, आजन्म, जन्म जो है मूल शब्द है, आ इसमें प्रत्यय है, आ इसमें उपसर्ग है। ठीक है, जैसे भरपेट, पेट क्या है? मूल शब्द है, लेकिन भर क्या है? ये उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? रिप्लाई कीजिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस। कौन सा ऑप्शन सही है? रसराज। ऑप्शन है श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, कौन सा? संयोग, संयोग तथा वियोग। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार, जहां अलगाव का वर्णन हो उसमें वहां वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण कौन सा है? बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, ये सब क्या है? ये वाला ये संयोग है। और वियोग क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये वियोग श्रृंगार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है, बताइए अलंकार कौन सा है? देखिए, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी है, विभावना अलंकार है। किस लिए? विभावना अलंकार में क्या होता है? जहां पर कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, बिन पद चले सुनाए बिन काना, बिना पैर के बिना कान के सुन रहा है और काम भी हो रहा है, तो कौन सा? विभावना अलंकार। चलिए, तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या है? तलवार की धार पर चलना, ये मतलब कठिन काम है, सरल काम है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का मतलब है कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है बी, सौर सैनी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, ठीक है, कन्नौजी, ठीक, हरियाणवी, ये सब बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? हम लोग जानते हैं किस भाषा का? ऑप्शन बी, हिंदी का। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के कितनी राजकीय भाषाएं हैं? कितनी राजकीय भाषा है? दो। पहला कौन सा है? हिंदी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? उर्दू।
ठीक है, उर्दू। अगला क्वेश्चन, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? सभी को पता होना चाहिए, सभी का आंसर ही सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, बीजक। कबीरदास की रचनाओं साखी, ठीक है, शबद, रामायणी, ठीक है, साखी, शबद, रामायणी का संकलन इस तीनों मिला के किसमें संकलन किया गया है? बीजक नाम से, ठीक है। अच्छा, ये मृगावती किसकी है? किसकी कृति है ये? किसकी रचना है ये? कुतुबन की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। सूरसागर किसकी है? सूरदासी की है, ठीक है, सूरसागर सूरदासी की है। पदावली किसकी है? विद्यापति की, ठीक है, पदावली किसकी है? विद्यापति की। आपको चारों ऑप्शन का आंसर मिल गया, बीजक, कबीरदास, मृगावती, कुतुबन, सूरसागर सूरदास, पदावली विद्यापति की। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे? रिप्लाई कीजिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु कौन थे? कभी न कभी कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन आए हैं। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य, ठीक है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? बताइए। दीपशिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां, किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, यामा, ठीक है। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए कब मिला था? 1982, ठीक है, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा की रचना पर, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? जैसे निहार है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, ठीक है, गिल्लू है, ठीक है, अतीत के चलचित्र हैं, ठीक है, ये सब किसके हैं? महादेवी वर्मा के, ठीक है। चलिए आते हैं किसकी तरफ? ईवीएस, ठीक है, ईवीएस की तरफ, ठीक है, पर्यावरण। चलिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रिप्लाई कीजिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? आपकी रिप्लाई देख लें एक बार। वेरी गुड। आप सभी लोग ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एक बार सभी लोग मिलकर, जो लाइक ना किए लाइक कर दीजिए, और शेयर सभी लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एकदम बेस्ट से बेस्ट क्लास चलेगी टेट के लिए, यहाँ से सक्सेस 100% मिलेगी। रेड डाटा बुक किसे कहा जाता है? किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, विलुप्त के करीब जीव से। विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्त के करीब जीवों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN, IUCN, IUCN फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? IUCN की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? बताइए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। देखते हैं किसका सही होता है। वेरी गुड, मैक्सिमम का सही है, 95% लोगों का सही है। कौन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। जिसने ऑप्शन सी बताया सभी का सही है। जस्टिस HJ कानिया, HJ कानिया का मतलब हीरालाल जे कानिया, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। आहूत करना मतलब बुलाना, कौन बुलाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुलाता कौन है, दोनों दोनों को एक साथ राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्षता, दोनों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष इन दोनों सभाओं की अध्यक्षता करते हैं एक साथ, लेकिन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। रिप्लाई कीजिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, कार्बेट पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, बांदीपुर या गिर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है, असम में। ठीक है, ये पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गैंडा, मतलब एक सींग का गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, अच्छा, गिर ये कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है, बब्बर शेर के लिए। ठीक है, बब्बर शेर के लिए। बांदीपुर ये कहाँ है, कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम क्या था, नेशनल एली। ठीक, क्या नाम था, नेशनल एली। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, बताइए, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख वर्णक है। इसका गठन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ स्थित है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। रिप्लाई कीजिए, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन डी, देहरादून में। ठीक है, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है, ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, चमोली। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आप यही बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA, USSR। मौलिक कर्तव्य जब लिए गए थे, टोटल कितने थे, 11। ठीक है, जब शामिल किया गया था तो 11 था, जब शामिल किया गया था तब कितने थे, 10 थे। ठीक है, जब शामिल किए गए थे 10 थे, प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 11 है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन डी, USSR, USSR से लिया गया है। ठीक है, अब उस टाइम ये था, प्रेजेंट टाइम में क्या है, रसिया। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, बताइए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये भाग 4 का
4 क, अनुच्छेद 51 क, ये मूल कर्तव्य जुड़ा गया था। जब लिया गया था तब 10 थे, प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। 11वां कौन सा है? वही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यही है 11वां जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते क्या? ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक समूह जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, इसमें कौन से जीवाणु भाग लेते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी या सापू, सापू भी कहते हैं या सांगपो नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल में ये किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। ठीक है, दिहांग, दिहांग नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और असम में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना। ठीक है, देखिए, तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रिप्लाई कीजिए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन कौन सा सही है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। पुष्कर मेला ऑप्शन डी, अजमेर में। ठीक, पुष्कर मेला राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, आपको बता ही दी, बब्बर शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रिप्लाई करते रहे आप लोग, इससे अच्छा मॉडल पेपर आपको मिल ही नहीं सकता। आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है सर। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है? यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को के विकिरण का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, हानिकारक किरणें हमारे तक नहीं पहुंच पाती। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अच्छा, आप लोग बताएंगे 14 सितंबर को, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, 14 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है, सभी का सही है, मैक्सिमम का सही है, सही का सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है। यहाँ अनेक प्राकृतिक या कृत्रिम झीलें हैं। ठीक, भोपाल कहाँ की राजधानी है? भोपाल किस प्रदेश की राजधानी है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, 1986, 1986 में पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान, ठीक है, क्या कहते हैं? छाता विधान, इसी को छाता विधान भी बोलते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन,
अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। इसमें क्या है, ग्रीन मफलर का मतलब क्या है? इसके तहत विशालकाय हरे हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इधर इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए गए हरे हरे। यहाँ का जो ध्वनि होगा, वॉइस होगा, ये यहीं पर ही रुक जाता है, थोड़ा सा जाता है, बहुत 10% जाता है। ठीक है, यही है ग्रीन मफलर, हरे हरे पेड़ों को ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैथ के क्वेश्चन है, अब मैथ के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ मैथ के क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसके बाद संस्कृत है, आप लोग वेट कीजिएगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किग्रा चावल खाते हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में, ठीक है, 200 केजी चावल खाते हैं। ठीक है, 30 व्यक्ति 500 किग्रा चावल कितने दिन में खाएंगे? ठीक है, तो क्या है, आप देखिए सूत्र क्या होता है, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 T2 अपान W2। देखिए M1 क्या है, आदमियों की संख्या है, D1 क्या है, दिन, और W1 क्या है, वर्क, जिस पर वर्क हो रहा है। इसमें W1 क्या है, 200। ठीक है, इसी पर वर्क हो रहा है ना। देखिए क्या होगा, 40 व्यक्ति 30 दिन में, 40 व्यक्ति 30 दिन में, 40 गुणे 30 बटे 200। चलिए 40 गुणे 30 बटे 200 बराबर, उसके बाद क्या है, 30 व्यक्ति 500 किलो कितने दिन में खाएंगे? 30 व्यक्ति 500 केजी कितने दिन में खाएंगे? 30 गुणे यक्स दिन बटे 500, 0 0 कट जाएगा दोनों तरफ का, ये भी कट गया, ये भी कट, 30 30 से कट गया। ठीक है, 2 20 आ गया यहाँ। ठीक है, यक्स बराबर, यक्स यही रह जाएगा, ये भाग हुआ है, यहाँ गुणा हो जाएगा, 20 गुणे 5 बराबर 100, कितने दिन में? ऑप्शन डी, 100 दिन में। ठीक है, आया कि नहीं आया, सभी को आया, क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी बताइए। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है? देखिए 100 का पहले देखिए, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या है, 2 दूनी 4 पचे 20 पच्चे 100, ये हो गया। लेकिन 100 के समभाजक, समभाजक देखिए क्या है, 2 है, 4 है। ठीक है, ये तो गुणनखंड था, 2 है 4 है, फिर इसके बाद क्या है, 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर फिर 50 होता है, फिर 100, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, 100 के समभाजक, सम मतलब जो 2 से कटते हो। ठीक है, कौन से ये सारे सम है, समभाजक कितने हैं, 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पी का पी प्रतिशत 36 हो तो पी बराबर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, पी का पी प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, बराबर क्या हो गया, 36। तो पी बराबर क्या होगा, अब देखिए क्या कर दीजिए, पी गुणे पी हो गया यहाँ, और यहाँ कर दीजिए स्क्वायर, गुणा 100 का भाग था, यहाँ गुणा हो गया, तो पी स्क्वायर बराबर 3600, पी बराबर कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी 60। आया कि नहीं आया, पी का मतलब गुणा होता है, पी प्रतिशत, प्रतिशत लगाते तो 100 ना रहता, प्रतिशत हटा दिए तो बटे 100 हो गया, बराबर 36, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए,
तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए क्या है, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का। ठीक है, पूर्व में क्या था, पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, 10 गुणे 10 बराबर 100 था। ठीक है, अब क्या है, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50 तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए। वर्तमान क्या है, 50% तथा 20%, कितना हो गया, 15 गुणे 12। ठीक है, 50 में करेंगे, देखिए 100 का 50% वृद्धि, 100 का 150 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 100 का 12% वृद्धि, इसका मतलब हुआ कि नहीं, 12। ठीक है, 120 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% 120 हो जाएगा, तो 0 0 कट ही जाएगा। 15 गुणे 12 बराबर कितना आ गया, बताइए कितना आ गया, 180। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, देखिए 180 माइनस 100 कीजिए पहले, बराबर 80 आया, तो कितना गुना बढ़ा, 80/100 गुणे 80/100, कितना गुना बढ़ा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, कितना गुना बढ़ा, 4/5। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, 4/5 गुना बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे, देखिए कोटि पूरक कोण कितने होते हैं, कोटि पूरक का मान, कोटि पूरक बराबर कितना होता है, x धन y का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, देखिए x धन y बराबर 90 होता है। ठीक, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए किसका 90 हो रहा है, 90 किसका हो रहा है, 25 और 65। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। और दोनों का अंतर भी कितना है, दोनों का अंतर 40 है भी, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर, अंतर मतलब परिसर, क्या कहलाता है, अंतर क्या कहलाता है, परिसर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, परिसर, परिसर मतलब रेंज। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 ये सब हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम इसका परिसर कितना है, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6, इसका परिसर 6 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2। ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या है, जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, वही संख्या अभाज्य संख्या है। तो 2 है, यह एक से भी कटेगी और अपने आप से कटेगी, अन्य किसी से भी नहीं कटेगी, तो सबसे छोटी बोला है इसलिए 2 ही है। ठीक, सबसे छोटी 2 है, एक क्यों नहीं है, एक एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा तो एक ही तो होगा, एक भी एक है, एक भी एक है, तो इसलिए एक ही हो गए। इस कम से कम एक से कटे और अपने आप से कटे, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पाई है एक, पाई कौन सी संख्या है, बताइए परिमेय है या अपरिमेय है, पाई कौन सी है, ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिसको देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 ना हो। ठीक है, q 0 ना हो, ये है परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है, जिसको p/q के रूप में लिखा ही ना जाता। ठीक है, जैसे √3 इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, √5 ठीक, इसको नहीं लिख सकते। ठीक, देखिए 22/7 ये परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उनकी व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, क्या है, यदि दो संख्याओं a b
का अंतर तथा गुणनफल a माइनस बी बराबर अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5, a माइनस बी बराबर 5 और गुणनफल ए बी बराबर 36। तो समीकरण एक इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो क्या पूछ रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। पहले तो ये संख्याएं निकालिए कितनी कितनी है, ठीक है। ये संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या है, पहले देखिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/a माइनस 1/b, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी बटे ए बी, यही आएगा। और दिया क्या है, a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 36, तो यही रख दीजिए a माइनस बी के स्थान पर, ठीक है। a माइनस बी बराबर 5 बटे और ए बी बराबर 36 रख दीजिए, क्या आ गया 5/36 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1380 नहीं है, 138 है, ठीक है। 138 डिग्री 138 अंश के समपूरक का कोटि पूरक कितना होगा। देखिए 138 के समपूरक का कोटि पूरक, देखिए समपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। अब कोटि पूरक का मतलब दोनों का योग 190 डिग्री हो। अब देखिए इसका समपूरक क्या होगा, इसका समपूरक पहले निकालना है। इसका समपूरक क्या होगा, 180 में से 138 घटाएंगे, ठीक है। 138 घटाएंगे, क्या आएगा, 180 से 138 जाएगा तो कितना आएगा 42। अब देखिए बोल रहा है 42 का कोटि पूरक, अब 42 का कोटि पूरक कितना है, 90 में से 42 घटाएंगे, क्या आएगा बताइए, कितना आएगा 48। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। समपूरक का मतलब 180 दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए और कोटि पूरक का मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। सबसे पहले बोला ये कि 138 का समपूरक, ठीक है, निकाल लिए हम लोग, का कोटि पूरक, तो जब हम समपूरक निकालेंगे उसके बाद ही कोटि पूरक निकाल पाएंगे। तो समपूरक निकाल लिए हम लोग, 42 आ गया ये, और उसके बाद कोटि पूरक, इस 42 का कोटि पूरक क्या होगा, 90 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 48, ठीक। चलिए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है बताइए, रिप्लाई कीजिए, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, वेरी गुड, ऑप्शन सी, महावीराचार्य। महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्त निकालने के प्रचलित तरीके के बारे में बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है देखिए, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। देखिए परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है बताइए, परिधि यदि दो वृत्तों के परिधियों में 3:1 का अनुपात है, परिधि मतलब R1 हो गया R2 हो गया, ठीक है, दो वृत्त हैं। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि उनकी परिधियों में 3:1 का अनुपात है, क्षेत्रफलों में अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता यही है। तो 3:1 का अनुपात है, ठीक है, तो πr1 की स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनका अनुपात है और उनके क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफल यही होता है सूत्र। तो πr1² बटे πr2², पाई पाई कट ही जाएगा, r1² अपन r2², तो कितना अनुपात था ऊपर 3:1, तो 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9:1। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सा नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी, परास नहीं है, ठीक है, रेंज। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए समांतर, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, परास का नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा आप देखिए क्वेश्चन देखिए, आगे हम संस्कृत की तरफ। चलिए रिप्लाई कीजिए। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन बताइए। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी रमाय। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? रमाय है। रमया क्या है? रमया तृतीया, तृतीय विभक्ति एक वचन, एवं रमाभि क्या है? रमाभि बहुवचन का रूप। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? एक प्रत्याहार ऑप्शन कौन सा सही है? ई उ री री, ई उ री री, ऑप्शन सी। एक प्रत्याहार ई उ री री। ठीक है, ई उ री री। अगला क्वेश्चन बताइए, ड आधा ड है ये, ड का उच्चारण स्थान, ड का उच्चारण स्थान ट ठ ड, आधा ड है ये। ड का क्या होता है? मूर्धा। तो ड का क्या होगा? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री का मूर्धा, ट वर्ग का मूर्धा, र का मूर्धा, खटकोण वाले स का मूर्धा। ठीक है, ये सारे सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा। अगला क्वेश्चन, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता? बताइए, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता? ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन कौन सही है? उ स्वर जो है ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, और ये क्या है? री। ये सब ह्रस्व हैं, लेकिन ये ह्रस्व नहीं है, ये री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्रय में संधि है, बताइए तत्रय में कौन सी संधि है? तत्रय को पहले संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? तत्रय का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र धन एव, तत्रय हो गया। आ और ए क्या हो गया? आय हो गया। कौन सी संधि? ऑप्शन कौन सी संधि है? देखिए, जब हम बोले थे आपसे डबल मात्रा रहे तो वृद्धि संधि, ऑप्शन सी। बड़ा आय है तो वृद्धि संधि। चलिए, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार, बताइए ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी क्या है? पाणि 14 महाशय सूत्र किसने लिखा है? पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि। 14 महाशय सूत्र। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र भी इन्हें कहते हैं। तो सल, सल के अंतर्गत क्या आता है? स ख श ह, क्या आता है? स ख श ह। ठीक है, सल के अंतर्गत यही आते हैं, तो सल ऑप्शन बी। मनोरथ बताइए। रिप्लाई कीजिए। मनोरथ किसका उदाहरण है? ऑप्शन कौन सा सही है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। क्या है? मन धन रथ, मनोरथ। ठीक है, मन धन रथ, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ठीक है, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है के नाम से जाना जाता है? चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता, इसका मतलब 24,000 संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? किसमें है 24,000? रामायण में। किसने लिखा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण। ठीक है, इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन, आज का मॉडल पेपर यहाँ समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी आपको, और डेली मॉडल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा।
शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। सभी लोग शेयर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे आप सभी के पास, सभी लोगों के पास पहुंच जाए ये वीडियो, ठीक है। किसी के कहने में ना आइए, आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और फिर आपको ऐसे मॉडल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको मॉडल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, आज का मॉडल पेपर कैसा रहा, आपको क्या लगता है, बेस्ट था कि कैसा था, ठीक है। और आपके कितने सही हुए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग शेयर शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड में। आप लोग नए हैं, अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, फ्रेंड से शेयर करेंगे। आपकी टोटल क्लास होगी, सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे सीडीपी, ठीक है, सीडीपी होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर की वीडियो देखेंगे, तभी पास हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको सारा कराया जाएगा, फिर से कराया जाएगा, ठीक है। ठीक, जितने नए लोग हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डेली वीडियो पाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे